आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की दूसरी कड़ी में हम लोग उपस्थित हैं, क्योंकि हमने पहले दिन आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है और इंट्रोडक्शन समझाया है, और शायद मैं समझता हूं कि आप लोग पढ़ करके आए होंगे या पढ़ करके बैठे होंगे। तो चलिए अब आगे आज क्या बात करना है इस पर हम लोग बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि आज भी मेरा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें मुख्य रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट पर प्रकाश डालना है। आप पिछले चैप्टर में इंट्रोडक्शन जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ही आपने पढ़ा था इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीन तरह के इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो उसकी पहली कड़ी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में क्या क्या हम लोग जानेंगे। तो आप तो जानते हैं कि बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और स्ट्रक्चर में हम लोग दो इवेंट को जानते हैं। पहला इवेंट का नाम है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा इवेंट का नाम है गैमेट ट्रांसफर। लेकिन आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट का काम होता है स्पोर बनाना। इसलिए यहां के इवेंट तीन टर्म में होगी, स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। तो चलिए इसी संदर्भ में अगर हम लोग इवेंट को जानेंगे तो बिना स्ट्रक्चर जाने हुए इवेंट कैसे जानेंगे। इसलिए हमने टॉपिक लिया है स्ट्रक्चर एंड इवेंट बोथ। वैसे आप मॉर्फोलॉजी पढ़े हैं, फ्लावर के बारे में बहुत सब चीज जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको हल्का सपोर्ट करके अपने इवेंट पर बात करूंगा। तो हमने तीन टॉपिक आज लिया है। पहला है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन या मेल गामेटोफाइट, और दूसरा है द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट, और तीसरा है पॉलिनेशन यानी गैमेट ट्रांसफर। चले हम लोग आगे अब देखते हैं कि कैसे क्या करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फ्लावर के बारे में थोड़ा सा बात जान ले कि फ्लावर क्या है। लिखता हूं कि ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये फ्लावर ही आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसी पर हम लोगों को आज बात करनी है। तो देखिए एक फ्लावर का मैंने छोटा सा फोटो यहां दिया है और इसके अलग अलग पार्ट्स को हमने इंगित किया है। तो सबसे पहला क्या है, पिस्टिल। पहला पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या पिस्टिल। कहता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज गाइनोसियम और पिस्टिल, यानी पिस्टिल का दूसरा नाम गाइनोसियम। इच मेंबर इज कार्पेल, और गाइनोसियम या पिस्टिल के मेंबर का नाम कार्पेल। इसी तरह दूसरा है स्टामिन, मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इन एंड्रोसियम, इच मेंबर इज स्टामिन। अब क्या, पेटल। कहता है कि ये पिस्टिल और स्टामिन नेसेसरी, ये दोनों क्या आते हैं, नेसेसरी होर्ल के अंदर आते हैं। अब है क्या, पेटल, इनर मोस्ट एसेसरी होर्ल ऑफ द फ्लावर इज कोरोला एंड इच मेंबर इज कॉल्ड पेटल। उसी तरह क्या है, सेपल, आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर इज कैलिक्स, इच मेंबर इज कॉल्ड सेपल। ये सब बात आप जानते हैं। अब ये पेटल, सेपल यानी यहां कोरोला और कैलिक्स के बारे में हमने बात किया। तो आप देख ही रहे हैं कि कैलिक्स कौन है, आउटर मोस्ट ये कैलिक्स ग्रीनिस है, ये कलरफुल पेटल है, और इसके बाद ये क्या है, तो इसके एंड्रोसियम है और इसका एक यूनिट का नाम स्टामिन है, और ये बीचों बीच में क्या है, तो पिस्टिल है, पिस्टिल का ये कार्पेल। अब इस कार्पेल के बारे में जानेंगे। अब इससे नीचे ये पार्ट क्या है, तो थैलमस, पुष्पासन, फ्लावर ऑन विच सिट। अब ये थैलमस जो है इसका दूसरा नाम होता है टोरस या रिसेप्टिकल, द पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑन विच अदर फ्लोरल पार्ट आर अटैच। कहता है कि इस रिसेप्टिकल्स कभी कभी एडिबल हो जाते हैं, थैलमस भी एडिबल हो जाता है, ये आगे हम लोग बात जानेंगे। अब उससे नीचे अगर ग्रीनिस, कैलिक्स से नीचे अगर ये ग्रीनिस स्ट्रक्चर जो लीफ लाइक अपेंडेजेस दिख रहा है, इसका नाम है ब्रैक्टियोल। ए स्मॉल ब्रैक्ट प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ पेडिसिल
is called bracteole or bractlet. A whorl of bracteole at the base of calyx is called epicalyx. क्या नाम है? epicalyx. अब इसी तरह इसके नीचे भी एक और लीफ लाइक अपेंडेसिस है. ये क्या है? ब्रैक्ट. सबस्टेंडिंग लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एनी फ्लावर इज कॉल्ड ब्रैक्ट. ये बात पहले भी मैंने समझाया है, आज भी आप लोग देख लें. अब एक तीसरी बात क्या है ये कि ये स्टॉक, फ्लावर का स्टॉक, इसको हम लोग कहते हैं पेडिसिल. स्टॉक ऑफ द फ्लावर. फ्लावर इज पेडिसिलेट और सेसाइल. अब स्टॉक अगर फ्लावर में है तो पेडिसिलेट फ्लावर, और बिना स्टॉक या बिना पेडिसिल का फ्लावर है तो सेसाइल फ्लावर. डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और absence द फ्लावर विथ ए शॉर्ट रूडिमेंट्री पेडिकिल. अगर रूडिमेंट्री पेडिकिल हो तब उस कंडीशन में फ्लावर का नाम सब सेसाइल फ्लावर. चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बात और देख लें. किसी किसी फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला नहीं रहते, बल्कि इसके स्थान पर एक कोई तीसरा, लिलियम में, लिली फैमिली में तीसरा संरचना पाया जाता है. उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरियंथ या पेरिगोनियम. अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स और कोरोला इंडिविजुअल मेंबर आर कॉल्ड टेपल, और पेरियंथ के यूनिट का नाम टेपल. चलिए अब आगे आते हैं. तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्या? सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तभी आप लोगों ने जाना कि वो फ्लावर के अंदर क्या है? एंड्रोसियम है, और एंड्रोसियम की यूनिट को हम लोग स्टामेन कहते हैं. तो यहां 2 पॉइंट दे रहा हूं कि एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर. इट इज होल ऑफ फ्लोरल लीफ found inside the corolla. Androsium consists of a stamen, and a stamen consists of the another and anther and the filament. The function of androsium is to produce and release the pollen grain. A stamen of flower can be independent or connected to the petal. याद होगा कि अगर पेटल से कनेक्टेड है तो epipetalous, और टेपल से कनेक्टेड है तो epiphylous. ये सारी बात हमें यहां कहना नहीं है, लेकिन बीच में कह दे रहा हूं. अब आप देख रहे हैं एंड्रोसियम, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मिला करके होरल का नाम हुआ एंड्रोसियम, और इसका नाम क्या हुआ? तो स्टामेन. देखिए स्टामेन को. अब स्टामेन को देखिए, इसका डॉर्सल व्यू भी और वेंट्रल व्यू भी. डॉर्सल व्यू में 2 संरचनाएं दिख रही हैं. क्या है? सिलिंड्रिकल फिलामेंट्स और ऊपर में एंथर. और अगर वेंट्रल व्यू को देख रहे हैं तो फिलामेंट तो दिखेगा, एंथर भी दिखेगा, लेकिन कनेक्टिव. बार बार लोग पूछते हैं कनेक्टिव क्या है, तो देख ले कनेक्टिव. अब आइए, जब किसी भी स्टामेन में फिलामेंट है और एंथर है, तो प्रायः एंथर में 2 लोब होते हैं. डाइथिकस एंथर. ऐसा नहीं एक लोब का भी एंथर होता है, लेकिन प्रायः मोस्टली 2 लोब के. और प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक. अभी पोलन सैक नहीं कहेंगे, अभी उसका नाम माइक्रोस्पोरेंजिया. तो इस प्रकार एक स्टैंडर्ड एंथर में 4 पोलन सैक या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. इस तरह से कैसा हुआ? टेट्रास्पोरेंजिएट. ये देख रहे हैं फिगर में कि ये एक लोब है, और इस लोब में क्या है? 2, 1 और 2 पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया. अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया कि एंथर को क्रॉस कर दिया, काट दिया. तो देख रहे हैं 4 सैक आपके दिखाई पड़ रहे हैं, चारों मैच्योर हो गए हैं, और उसके अंदर देखिए पोलन बना हुआ है सब में. अब देखिए कि ये फटता है, डेहिसेंस, स्प्लिट करता है. यहां से ये क्या करता है? स्प्लिट कर जाता है. देखिए स्प्लिट किया हुआ है. जब स्प्लिट हो जाएगा तो पोलन ग्रेन सेट करेगा, गिरेगा यहां से. चलिए, तो अब हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट, देखिए यही संरचना, क्रॉस सेक्शन हमने लिया है. इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आपको दिख रहा है, और बीच में क्या है?
ये वेस्कुलर सप्लाई, वेस्कुलर स्ट्रैंड, जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए कि दो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच के ये धसे हुए स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टोमियम, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेhiscence ये एस्टोमियम टूट जाता है। अब चलिए इसकी एनाटॉमी पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। अब देखिए इसके एक भाग को लेकर के हम अलग बनाए हैं, तो ये सबसे आउटर का नाम क्या हो गया? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से जस्ट नीचे इंडोथीसियम, इंडोथीसियम से नीचे मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर यहां है, मिडिल लेयर देखिए, उससे नीचे मिडिल लेयर, और सबसे नीचे टपेटम, और टपेटम से अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस मास। क्योंकि इसका जब डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? सेंट्रल पोर्शन स्पोरोजिनस मास बनाएगा और पेरिफेरल पोर्शन पेराइटल वॉल या दीवाल बनाएगा। उस दीवाल के 4 लेयर होंगे। आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है जो जानते हैं आप? तो वो नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से नीचे इंडोथीसियम, इंडोथीसियम से नीचे मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर से नीचे टपेटम। टपेटम न्यूरिशमेंट देता है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को भोजन प्रदान करता है, जो आप आगे देखेंगे। और उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, इस स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल स्पोर मदर सेल के जैसा बिहेव करता है, और उसमें मियोसिस होगा। तो यहां माइक्रोस्पोर मदर सेल नाम होगा, और उसमें मियोसिस होगा। तो पहले मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल, अब मियोसिस सेकंड में 2 से 4 सेल। इस प्रकार क्या होगा? टेट्राड। और ये टेट्राड्स का एक मेंबर माइक्रोस्पोर कहलाएगा। एनीवे, अब आगे देखिए आप, कि अब ये देख रहे हैं कि कैसे मैच्योर हो गया। अब पोलन सैक बन गया। देखिए अब पोलन ग्रेन यहां से रिलीज हो रहा है, क्योंकि एस्टोमियम से ये क्या है? फट गया है। तो ये काफी बेसिक बातें, लेकिन डिटेल्स आपको जानना चाहिए, हमेशा क्लियर कट जानना चाहिए। मैं कम से कम बात लेकर के आ जाया हूं। अब देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि कैसे ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या है? तो ये टपेटम के लेयर के बाद स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू का एक ये सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा काम कर रहा है। अब इसमें देखिए, ये इसमें क्या है? मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गया है। तो देखिए 2 सेल बन रहे हैं, अभी 2 न्यूक्लियाई बन रहा है। देखिए सेल धीरे धीरे बन जाएंगे, और ये तुरंत मियोसिस सेकंड में जाएगा। तो मियोसिस सेकंड में जाएगा तो क्या हुआ? 4 सेल बनना। तो इसका नाम क्या हुआ? पोलन टेट्राड। लेकिन ये अपभ्रंश है पोलन टेट्राड, इसका नाम होना चाहिए माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड को और सुंदर सा फिगर देखिए यहां दिखाए हुए हैं हम, कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड चारों बन चुके हैं, और एक दूसरे से कैलोज नामक प्रोटीनियस सबस्टांस से जुड़े हुए हैं। अब कैलोज जब डिजोल्व होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे। जब ये अलग अलग होंगे तो इनका नाम अब क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोर। लेकिन ये माइक्रोस्पोर जो है जर्मिनेट, तुरंत माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है, और माइटोसिस के द्वारा 2 सेल में बढ़ जाता है, और तब ये माइक्रोस्पोर अब कहलाता है पोलन ग्रेन। याद रखने की बात है कि अगर एक सेल है और एक न्यूक्लियाई है तो उसका नाम हुआ पोलन माइक्रोस्पोर। जैसे ही वो 2 सेल का हो जाएगा तब हुआ वो पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट नहीं है, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। और लोग जल्दी से माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आप ऊपर देख रहे हैं पोलन ग्रेन, देखिए आकर्षक सा पोलन ग्रेन हमने दिखाया है। चलिए और इसकी डिटेल संरचना को देखते हैं। अब देखिए, तो ये हुआ माइक्रोस्पोर आपका। अब ये माइक्रोस्पोर वही पोलन टेट्राड से एक निकला माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर की संरचना देखिए। आउटर इसकी कवरिंग है, यह एक्जाइन, इनर कवरिंग इंटाइन। इसके अंदर देखिए यह न्यूक्लियस है, चारों ओर साइटोप्लाज्म है, और इंटाइन जो है रेगुलर है, चारों तरफ है, पूरा कवर किया है। लेकिन एक्जाइन देखिए यहां पर नहीं है, यहां पर भी एक्जाइन नहीं है। तो एक्जाइन जिस जगह पर नहीं हो और केवल इंटाइन हो, उस जगह का नाम जर्मपोर, क्योंकि इंटाइन ही आगे डेवलप करके यहां से ट्यूब बनाएगा, जिसे हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। तो दूसरी फिगर में देखिए,
कि अब माइक्रोस्पोर, यहां ये क्या था, ये माइक्रोस्पोर था, और ये माइक्रोस्पोर अब यहां आकर के क्या हुआ, दो सेल में बढ़ गया। देखिए जनरेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस, अब यहां ये पोलन ग्रेन हो गया। अब इसे मेल गैमेटोफाइट आप कह सकते हैं, इसीलिए हमने टॉपिक दिया है, टाइटल दिया है माइक्रोस्पोर एंड मेल गैमेटोफाइट। अब ये मेल गैमेटोफाइट में आगे क्या हो रहा है सो देखिए। ट्यूब न्यूक्लियस ज्यों का त्यों है, और जनरेटिव सेल जो है अब ये धीरे धीरे डिवाइड होने के प्रयास में है। और ये अब क्या हुआ, अब धीरे से इंटाइन जो है वो इलाबोरेट किया, और इलाबोरेट करके क्या किया, आगे के तरफ ट्यूब लाइक संरचना बना दिया, तो इंटाइन ट्यूब लाइक। और इसमें देखिए ये जनरेटिव न्यूक्लियस और ये नीचे ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव ये टू सेल्ड, अभी भी ये टू सेल्ड है। तो आपको पहले भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, टू सेल्ड स्टेज में ही पोलन ग्रेन पोलन सैक से गिरता है। यानी माइक्रोस्पोर से टू सेल्ड पोलन ग्रेन कहां बन जाता है, तो पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया में बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इन सिटू जर्मिनेशन। और जब ये दो सेल के स्टेज में ये पॉलिनेशन के द्वारा चला जाएगा पिस्टिल पर और उसके एस्टिग्मा पर लैंड करेगा। लेकिन यहां एक ध्यान देने की बात है कि 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड के रूप में ट्रेवल करता है, लेकिन 40% में ये थ्री सेल्ड हो जाता है। तो ये बारीक बात है, आप ध्यान देंगे, एनसीईआरटी में आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसको अंडरलाइन करेंगे। तो आपने ये देखा कि ये कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट हुआ, जिसमें दो मेल गैमेट, एक ट्यूब न्यूक्लियस है, ये पोलन ट्यूब। अब चलते चलते एक बात और समझिए कि एग्जाइन जो है उसकी स्कैप्चर, उसकी बनावट, उस पर डिजाइन बहुत तरह के होते हैं और उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। एग्जाइन हार्डेस्ट मटेरियल स्पोरोपोलिन को रखता है, और इसके जो डिजाइन जो स्कल्पचर जो बने रहते हैं, इसके द्वारा इसे ट्रांसपोर्ट होने में, पॉलिनेट होने में काफी सहायता मिलता है। तो ये हमारे टेक्स्ट से अलग की बात है, मैं पॉलिनेशन में इस बात पर डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां एक बात आप जाने कि पोलन ग्रेन का जो एग्जाइन है वो हार्डेस्ट मटेरियल स्पोरोपोलिन का बना है। हाँ, आप लोग आजकल जानते होंगे स्पर्म बैंक, कि ह्यूमन के स्पर्म को, ह्यूमन के एग को स्टोर किया जाता है। तो आज दुनिया में पोलन बैंक भी बने हुए हैं, और पोलन ग्रेन को भी स्टोर करते हैं। कहां करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री टेम्परेचर पर। अब इस जीआईएफ को देखिए कि पोलन ट्यूब कैसे डेवलप करता है। अभी तो हमने आपको वहां दिखाया था, देखिए पोलन ट्यूब को देख रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहा है पोलन ट्यूब, और ये बीच बीच में क्या हो रहा है, डिवीजन देखिए यहां हो रहा है। ये पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट्स को दिखा रहा है। यही इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस देखिए डिवाइड हो गया, दो भाग में बढ़ गया। तो ये पोलन ग्रोथ, लेकिन ये नेचुरल कंडीशन में नहीं है। कहां है? इन वाइट्रो, लेबोरेटरी के अंदर। हम लोग जानते हैं, आप भी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोलन ग्रेन को डेवलप करने के लिए, नर्सिंग करने के लिए लेबोरेटरी में हमारे पास टेक्निक है। तो पोलन ग्रेन कैसे डेवलप करता है, उसके अंदर कैसे सेल बनते हैं, यह आपने देखा। अब है कि जो बातें हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में भी पढ़ा कि उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड, 4 सेल बन जाएंगे, पोलन टेट्राड बन जाएंगे। ये बनने के तरीके भी हैं अलग अलग, क्योंकि एंजियोस्पर्म 2 तरह के हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो डाइकॉट में अलग और मोनोकॉट में अलग, इसलिए थोड़ा सा प्रकाश मैंने इस पर डाला है, बहुत ज्यादा डिटेल बात नहीं कहना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जानना चाहिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल एक बार किसके द्वारा डिवाइड कर रहा है? सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन, और दूसरा क्या है? साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डिवीजन। दोनों में मियोसिस हो रहा है। देखिए इसमें भी 2 सेल बना। अब ये 2 सेल बन गया, कंप्लीट 2 सेल बन गया। अब फिर सेकंड डिवीजन हुआ तो 4 सेल बना। तो ये हुआ सक्सेसिव टाइप। और साइमल्टेनियस, साथ साथ 2 न्यूक्लियाई बना
और 2 ही न्यूक्लियाई देखिए धीरे धीरे डेवलप करके 4 न्यूक्लियाई बना लिया, 3 दिख रहा है एक पीछे, और 4 न्यूक्लियाई तब सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या है कि सक्सेसिव टाइप इन मोनोकोटिलिडन प्लांट्स एंड साइमल्टेनियस टाइप इन डाइकोट प्लांट। बहुत छोटी बात है लेकिन जान लिया। अब यह बात देखना है कि ये पोलन टेट्राड के शेप भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये टेट्राहेड्रल है, इसको आइसोबायलैटरल कहते हैं, इसको डेकुसेट कहते हैं, इसको टी सेपेट कहते हैं और इसको लीनियर कहते हैं। क्लियर हुआ? चलते चलते एक बात और जान लीजिए, प्रायः सब लोग जानते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर बनाता है। लेकिन याद रखिएगा प्रिमुलेसी फैमिली में क्या होता है कि 3 नॉन फंक्शनल हो जाता है और एक ही माइक्रोस्पोर बचता है। तो अगर कभी कोई पूछे तो ये एक बात बताएंगे आप। ओवरव्यू देखे, पूरी बातों को मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूं। देखिए ये क्या है, तो एंथर है, एंथर में 4 सैक आपको दिख रहे हैं। इस सैक में क्या है, कवरिंग टपेटम जो न्यूट्रिशन देता है, और टपेटम क्या है, न्यूट्रिटिव। और यही टपेटम जो है न्यूट्रिशन ही केवल नहीं देता, इसी से स्पोरोपोलिन का भी निर्माण होता है। टपेटम का ही अंदर यूबिस बॉडी का निर्माण होता है और यूबिस बॉडी टपेटम के ये यूबिस बॉडी ही आप स्पोरोपोलिन के निर्माण में भाग लेता है। अगर आप चाहेंगे और डिटेल इस पर जानना तो आप हमसे प्रश्न करेंगे और मैं फिर डाउट क्लियरिंग सेशन में इसको क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अंदर से माइक्रोस्पोरोसाइट्स, क्या नाम है, माइक्रोस्पोरोसाइट्स, माने स्पोर मदर सेल कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। अब माइक्रोस्पोरोसाइट्स अब मियोसिस के अंदर जा रहा है, तो पहली बार मियोसिस होगा, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, दोनों हैप्लॉइड, और यही कैलोज बताए थे, इसके चारों तरफ कैलोज। अब मियोसिस सेकंड में ये 4 न्यूक्लियाई हो गए, कैलोज है। अब ये देखिए यहां पर टेट्राड बना लिया ये, और चारों माइक्रोस्पोर कैलोज के द्वारा एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जब कैलोज सूख जाएगा, कैलोज ढीला हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, चारों अलग अलग हो जाएंगे। देखिए रिलीज हो गया माइक्रोस्पोर। तो ये माइक्रोस्पोर है। अब इस माइक्रोस्पोर में माइटोसिस शुरू हुआ। तो माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन, यह बात याद रखिए। तो माइक्रोस्पोर अगर फर्स्ट सेल है गैमेटोफाइट जनरेशन का, तो गैमेटोफाइट इसका नाम कैसे होगा? यह माइक्रोस्पोर जब तक जर्मिनेट नहीं करेगा, अंडर माइटोसिस नहीं जाएगा, कम से कम 2 सेल का नहीं होगा, तब तक वो मेल गैमेटोफाइट नहीं कहलाएगा, या ना पोलन ग्रेन कहलाएगा। तो पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में क्या अंतर है आपने समझा। अब देखिए अब पोलन माइटोसिस शुरू हो गया। इसमें देखिए वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल दोनों अलग अलग हो गए। अब फिर आगे क्या हुआ कि अब देखिए, अब ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या हुआ, 3 सेल स्टेज में आ गए यहीं पर, और यहां पर क्या हुआ, 2 सेल स्टेज में रह गए। दोनों प्रक्रियाएं हैं। 2 सेल स्टेज में भी वो क्या होगा, निकलेगा, झड़ेगा, और 3 सेल स्टेज में वही 60-40% की जो बात बार बार कहते हैं। तो ये दोनों अवस्थाएं 2 सेल स्टेज में भी सेट कर सकता है और 3 सेल स्टेज में भी सेट कर सकता है। अब इसके बाद ये ट्रांसफर होगा कहां, स्टिग्मा पर, पिस्टिल के स्टिग्मा पर, और इस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब वहां जाकर के पिस्टिल पर ये फर्दर जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब इलॉन्गेट होगा, और पोलन ट्यूब जब इलॉन्गेट होगा तो ये स्टिग्मा से स्टाइल होते हुए ओवरी तक जाएगा, ओव्यूल के अंदर घुसेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जो आगे की बात है। इस प्रकार आपने ये जाना कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है, और आपने जाना कि एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट का निर्माण करता है। तो मैं समझता हूं कि आपने ये पूरी बातें समझ ली, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सहायता से सारी बातें जाने कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है। अब आते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी
अब हम चलते हैं कहां, मेगा स्पोरेंजियम की ओर। अभी हमारा सारा काम कहां हो रहा था, माइक्रो स्पोरेंजियम में। देखिए अब ये क्या है, ये पिस्टिल है जो आप जानते ही हैं। और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर स्पोरेंजियम होता है जिसका नाम क्या है, मेगा स्पोरेंजियम। और आप लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल, निकनेम है। मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम है ओव्यूल। तो मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल, और वो किस में इनक्लोज है, ओवरी में इनक्लोज है। जिम्नोस्पर्म में यही है क्या, ओवरी नहीं है। और ओव्यूल ही आगे फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा, तो उसमें क्या होगा, बिना ओवरी का सीड बन जाएगा। तो ओवरी तो फ्रूट बनाती है, तो विदाउट फ्रूट सीड बन जाएगा, विदाउट फ्लावर सीड बन जाएगा, इसलिए उसका नाम जिम्नोस्पर्म। और इसमें क्या है, फ्रूट के अंदर सीड बनेगा, इसलिए एंजियोस्पर्म। और फ्लावर होगा तो फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर होगा तभी गाइनोसियम होगा, गाइनोसियम होगा तभी पिस्टिल होगी, और पिस्टिल होगी तभी ओवरी होगी। एनीवे, ये देखिए यहां भी मैं आपको एक गाइनोसियम या पिस्टिल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं जरा, एक बात आप लोग बार बार पूछते हैं हमसे कि पिस्टिल का यूनिट तो कार्पेल है। कभी कभी आप लोग पूछ देते हैं कि मोनोकार्पेलरी क्या है सर, एपोकार्पस क्या है, सिनकार्पस क्या है। इसके लिए एक छोटा सा हम हिंट यहां कर रहे हैं, फ्यूजन ऑफ गाइनोसियम, मोनोकार्पस, एपोकार्पस, सिनकार्पस। मोनोकार्पस एक कार्पेल, अगर 2 कार्पेल हो बाइकार्पेलरी, 3 कार्पेल हो ट्राइकार्पेलरी, 5 कार्पेल हो पेंटाकार्पेलरी। अब कहता है कि अगर सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्री हैं तो एपोकार्पस और कार्पेल आर फ्यूज्ड, सिनकार्पस। तो ये देखिए, तो ये बात भी आपने समझा। अब हम आते हैं कि इसके अंदर कैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है जिसे एम्ब्रियोसिस कहते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग इसको बहुत बार पढ़े हैं और सबको मालूम है, इसलिए आज मैं काफी शॉर्ट में बोलूंगा। आज मैं 2 मिनट के अंदर बोल के निकल जाऊंगा, क्योंकि टॉपिक है। क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने फीमेल गैमेटोफाइट का जीआईएफ भी दिखाया था, सुंदर सा डेवलपमेंट्स भी दिखाया था, सारी बात दिखाया था। तो चलिए आज थोड़ी सी बात करते हुए मैं आगे निकलता हूं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। द फीमेल गैमेटोफाइट द फर्स्ट एराइजेस एज ए टाइनी प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस माने उभार, टाइनी माने छोटा, फ्रॉम द प्लासेंटा। प्लासेंटा इज द वेस्कुलर सप्लाई बाय विच द मदर प्लांट से ये फ्लावर अटैच रहते हैं इन द कैविटी ऑफ ओवरी। प्लासेंटा कहां पर पाया गया, ओवरी के अंदर, ओवरी के सिटिंग पोजीशन पर रहता है, आगे दिखाएंगे हम। एज इट मैच्योर द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिटिव सेलुलर मास नोन एज न्यूसिलस, लाइक टपेटम। माइक्रोस्पोरेंजियम में आपने न्यूट्रिटिव टिश्यू को देखा था, टपेटम, और उसी तरह यहां पर क्या है, न्यूसिलस है। तो ओव्यूल, बार बार मैं कह रहा हूं, ओव्यूल का मतलब मेगा स्पोरेंजियम, और मेगा स्पोरेंजियम में 2 पार्ट हो गए। जिस तरह वहां पर भी था क्या, पेराइटल वाल, और वाल के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहां पेराइटल वाल को कहते हैं इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट एंड इनर इंटेगमेंट, और उस इंटेगमेंट के अंदर में क्या रहता है, तो न्यूसिलस। यह न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और न्यूसिलस का ही कोई एक सेल मेगा स्पोर मदर सेल के जैसा बिहेव करता है। प्रोटेक्टेड बाय 2 इंटेगमेंट एंड अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय फुनिकल। अब ये देखिए ये क्या है, ये आपकी पिस्टिल है। अब पिस्टिल है तो इसका क्रॉस सेक्शन किया है, ये देखिए इसमें लोक्यूल या चेंबर दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस चेंबर में ओव्यूल दिख रहे हैं, और ओव्यूल अटैच है प्लासेंटा से यहां। ये अब ये वेस्कुलर सप्लाई जहां दिखाया जा रहा है, यही प्लासेंटा रहता है। तो कह रहा है ना कि प्लासेंटा से किसके द्वारा ओव्यूल अटैच है, तो फुनिकिल के द्वारा। फुनिकिल के ऊपर के पार्ट का नाम रफ है, रफे से ऊपर जाइए, इस पार्ट का नाम चलाजल इंड, और चलाजल के उल्टा इंड का नाम माइक्रोपाइलर इंड, और ये इसका नाम इंटेगमेंट। तो आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट।
और इसके अंदर अब ये आ गया न्यूसिलस, देख रहे हैं। और इसी न्यूसिलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल के जैसा, एमएमसी के जैसा बिहेव करता है। वैसे इस न्यूसिलस के अंदर यहां एम्ब्रियो सैक बना हुआ है। अब देखिए कि माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखते हैं तो ये कैसा दिखता है। देखिए माइक्रोस्कोपिक व्यू नीचे में दिखाए हैं ओव्यूल का, कि डेवलपमेंट कैसे होता है फीमेल गैमेटोफाइट का। अब चलते चलते ओव्यूल, बहुत बार बार आप लोग ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम चर्चा कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में प्रायः जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, एनाट्रोपस ऐसा। लेकिन इसके अलावा और तरह के भी ओव्यूल होते हैं, जैसे ऑर्थोट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सार्सिनाट्रोपस। मैंने 11th में डिस्कस किया है, लेकिन कुछ लोग, अगर कोई नया व्यक्ति वीडियो देख रहा है, उसको 11th की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर हेल्प किया है। तो ओव्यूल, ये 6 प्रकार के ओव्यूल होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओव्यूल क्या है, एनाट्रोपस। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, और ये एनाट्रोपस ओव्यूल प्रायः एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, ऑर्थोट्रोपस जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। अब दूसरी बात है कि हमने अभी जो आपसे चर्चा किया कि एक सेल मेगास्पोर मदर सेल, और आप भी जानते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, वो भी डिप्लॉयड होगा, मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डीजेनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल बचेगा, उसके अंदर 3 बार माइटोसिस होगा, जिससे 8 सेल बनेगा, 8 न्यूक्लियाई बनेगा, 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल बनाएगा, 3 न्यूक्लियाई एक अपरेटस बनाएगा, और 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई के रूप में सेंट्रल सेल में रहेगा। ये मैं यहां बताने नहीं जा रहा हूं, यहां क्या बताने जा रहा हूं सो समझिए कि हमेशा 4 मेगास्पोर में से 3 नहीं मरते हैं। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में यही होता है। तो ऐसा अगर 4 मेगास्पोर में से एक फंक्शनल बचे, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। लेकिन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के अलावे बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, यानी कभी कभी किसी किसी पौधे में 2 फंक्शनल रह जाते हैं स्पोर, 2 ही मरते हैं, किसी किसी में एक भी नहीं मरते, 4 फंक्शनल हो जाते हैं। छोटी सी बात है, यही यहां पर हमने दिखाया है मोनोस्पोरिक, इसको कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। तो देख रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड किया, 2 सेल बना, 2 से 4 मेगास्पोर बना, 3 मर गया, 1 से डेवलपमेंट हुआ। यहां देखिए बाइस्पोरिक, 1 से क्या हुआ, 2 बने, और दोनों डेवलप कर रहे हैं। और यहां क्या हुआ, 1 से 4 बने, 1 से 2, 2 से 4, चारों डेवलप कर रहे हैं। तो ये हुआ टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, ये हुआ बाइस्पोरिक डेवलपमेंट, ये हुआ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। लेकिन प्रायः आपको जानना मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम टाइप, लिलियम टाइप और फ्रिटिलेरिया टाइप आपको नहीं जानना है। आपके एनसीईआरटी में सिंपल बात वो कह रहा है क्या, पॉलीगोनम टाइप। लेकिन कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, बच्चे आते हैं, आप ही लोगों में से कितने लोग आते हैं, सर ये क्या दिया हुआ है, शाइट बुक भी आप पढ़ते हैं, दैट्स वाई हमने थोड़ा सा हेल्प किया, बहुत ज्यादा डिटेल जाने की कोशिश मैंने नहीं की है। अगर जरूरत होगा आप क्वेरी करेंगे तो मैं डिटेल करूंगा। अब हम लोग आते हैं ओवरव्यू कि टोटल एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किस प्रकार होगा, इस बात को जाने। तो आप देख रहे हैं कि हमने एम्ब्रियो सैक मदर सेल यानी मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होता है उसको हमने यहां लिया है, और इससे ये डेवलप करके 4 हैप्लॉइड मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा, और इसमें क्या होगा, ये 3 डीजेनरेट कर जाएंगे। कितना बच गया, 1। इसका नाम होगा फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर का इंट्रास्पोरिक डेवलपमेंट होता है, स्पोर के अंदर ही डेवलपमेंट होता है, सेल नहीं डिवाइड करता,
न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं माइटोसिस के द्वारा। तो देखिए अब इसकी न्यूक्लियाई अब डिवाइड करने, पहले न्यूरिशमेंट हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, अब माइटोसिस हुआ। तो 2 सेल, पिछले दिन का GIF पिछले वीडियो का याद होगा, इसलिए यहां ज्यादा फोकस नहीं करना है। 2 सेल का हो गया। अब ये 2 सेल से क्या हुआ, 4 सेल हो गया। 4 सेल से देखिए 8 सेल हो गया, सॉरी फिर सेल बोल रहे हैं न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस हो गया, जिसमें 3 न्यूक्लियस ऊपर जाकर के 3 सेल का निर्माण किया और 3 न्यूक्लियस नीचे जाकर के सेल का निर्माण किया, 3 सेल का, और 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई बच गए और बीच का एक सेल सेंट्रल सेल कहलाया, और ऊपर में ये 3 सेल एंटीपोडल सेल, और नीचे में 2 किनारे वाले सिनर्जिड और बीच में एक या फीमेल गैमेट। अब इस प्रकार ये क्या हो गया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि 3 सेल यहां, 3 सेल यहां, एक तो बीच में, 7 सेल हो गया और 8 को न्यूक्लियस हो गया। अब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे और एक बना देंगे। तो इससे क्या होगा कि 6 न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होंगे और एक बीच में डिप्लॉइड निर्माण न्यूक्लियाई का निर्माण होगा। यही बात यहां लिखा हुआ है, 6 आर हैप्लॉइड, 1 इज डिप्लॉइड। अब यह बात यहां मैच्योर एम्ब्रियो सैक का मैंने संरचना आपको दिखाया है, आपका चिर परिचित संरचना है। मैं नहीं कहूंगा कहां आपने देखा है, लेकिन आपने देखा है इसे जरूर, कि देखिए चलाजल इंड पर क्या है, एंटीपोडल सेल है, और माइक्रोपाइलर इंड पर क्या है, एक अपरेटस है, जिसमें सामने 2 सिनर्जिड है, पीछे बैक में एक है, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, फ्यूजन के स्टेज में है। और ये देखिए माइक्रोपाइलर इंड पर ये जो उंगली की जैसे निकला हुआ संरचना है, इसका नाम है फिलिफॉर्म अपरेटस। इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इसका फंक्शन है। ये हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक यानी अगले इवेंट में बात करेंगे, यहां पर केवल आप देख लें। तो इस तरह से आपने ओवरव्यू देखा कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, जिसका दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक। अब हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की दूसरी कड़ी पॉलिनेशन पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है और एस्टिग्मा पर पहुंचता है और एस्टिग्मा से स्टाइल होते हुए ओव्यूल तक जाता है। तो खैर पहले हम लोग पॉलिनेशन देखते हैं। Pollination. Pollination is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of a flower. The pollen grain can also be transferred from one flower to another. यानी पोलन ग्रेन विद इन साइड ऑफ द फ्लावर भी ट्रांसफर होता है और 2 फ्लावर के बीच में भी ट्रांसफर होता है। वैसे आप सब बात जान रहे हैं, देखिए सामने देखिए, और इस पर कि ये फ्लावर सब लगे हुए हैं। अब एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही प्लांट में अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर गया तो जिटेनोगैमी या जिटेनोगैमस पॉलिनेशन, और अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर गया तो क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगैमी या एनोगैमी। तो अगर बहुत तरह से अगर बांटना है पॉलिनेशन आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी चीज है, बहुत छोटी चीज है कि पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन एलोगैमी। अब ऑटोगैमी में 2 बातें हैं, एक क्या है सिंपल ऑटोगैमी, स्पेशल ऑटोगैमी, दैट इज कॉल्ड जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी जेनेटिकली इक्विवेलेंट टू क्रॉस पॉलिनेशन। ये बात हम लोग जेनेटिक्स में बात करेंगे, यहां मैं आपको ज्यादा बोझिल नहीं करना चाहता। पॉलिनेशन एंड देयर टाइप, देखिए कि पॉलिनेशन वही जो बातें भी कह रहा था कि पॉलिनेशन कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन बाय एबायोटिक फैक्टर एंड बाय बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर के द्वारा कौन कौन सा, तो विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन का नाम एनिमोफिली, वाटर पॉलिनेशन का नाम हाइड्रोफिली। बायोटिक फैक्टर्स, तो अगर इंसेक्ट के द्वारा हुआ इंटेमोफिली, अगर बेट के द्वारा हुआ कैरेप्टेरोफिली, अगर स्नेल के द्वारा हुआ मेलाकोफिली और बर्ड्स के द्वारा हुआ ओरिंथोफिली। जबकि आपके किताब में तो दिया है
कि किसके द्वारा, कि जीको के द्वारा भी होता है, रेप्टाइल्स के द्वारा भी होता है, स्नेक के द्वारा भी होता है, और ह्यूमन के द्वारा हुआ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हम आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं उस पर। तो चलिए, ये तो नेचुरल में बोल रहा था। तो बहुत तरह के एजेंट और एजेंसी हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं। तो फिर आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोगों को जो मुख्य बातें यहां समझनी है वह यह समझना है कि सेल्फ पॉलिनेशन के क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, और वे कौन से ऐसे बैरियर है जो सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देते हैं। तभी तो पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन का इवोल्यूशन हुआ। तो यहां इस टॉपिक को लेकर के हम आए आउट ब्रीडिंग डिवाइस। हम आगे जेनेटिक्स में फिर बताएंगे आपको आउट क्रॉसिंग क्या है, आउट ब्रीडिंग क्या है, इन ब्रीडिंग क्या है। लेकिन यहां आउट ब्रीडिंग माने दो अलग अलग पौधों में ब्रीड। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है ये, कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस आर प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हाट डू यू मीन ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन? डिप्रेशन, मां बाप से कम वैल्यू वाले बच्चे पैदा हों, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर मां बाप से सुपीरियर बच्चे पैदा हों, हाइब्रिड, हेटेरोसिस, ये सब जेनेटिक्स में हम लोग बोलेंगे, लेकिन अभी हल्का सा आपको बता दिया। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अगर सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रमोट करता है। अच्छे क्वालिटी, अच्छे वैरायटी नहीं, वैरायटी गिरते जाएगी। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता होगी और पौधों ने अडॉप्ट किया क्रॉस पॉलिनेशन। अब कहता है कि वे कौन कौन से डिवाइस है जो आउटब्रीडिंग यानी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो पहला है हेटेरोस्टाइल, डिफरेंट साइज ऑफ स्टाइल एंड स्टामेन। एग्जांपल क्या है? प्रिमूला, पीन एंड थ्रम फ्लावर। देखिए फोटो में क्या देख रहे हैं यहां कि स्टामेन की लेंथ, फिलामेंट जो है छोटे हैं, जबकि स्टिग्मा ऊपर है। तो आप बताइए कि इससे पोलन ग्रेन कैसे इसमें जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां पर तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। लेकिन वही स्थिति यहां देखिए, यहां होगा। तो हेटेरोस्टाइली का मतलब ये समझ गए कि डिफरेंट साइज ऑफ स्टाइल एंड स्टामेन। एग्जांपल भी जान गए। हर्कोगैमी, एनाटॉमिकल बैरियर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। एग्जांपल कैलेट्रोपिस प्रोसेरा। आप लोग तो नहीं जानते हो कैलेट्रोपिस प्रोसेरा, ठीक है, मैं बता देता हूं। देखिए भाई, एक पौधा है, गांव देहात में मिलता है, जिसका दूध आंख में डालने से आंख बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, आंख से देखने की क्षमता बढ़ जाती है। समझ गए होंगे? सब लोगों ने समझा होगा। अरे मूर्ख लोग, आंख में डालने से लोग कहते हैं कि आंख खराब हो जाता है। याद आ गया? वही है, देखो फोटो उसका। यह है कैलेट्रोपिस प्रोसेरा का फ्लावर। अब इसमें क्या है? बैरियर है कि इसका एंथर, यहां जो एंथर है और पिस्टिल है, उस दोनों के बीच में यहां पर बैरियर है, क्योंकि यहां इसका पोलन ग्रेन अकेले नहीं निकलता, पोलन ग्रेन झुंड में आता है, जिसे कहते हैं पोलिनिया। तो इंसेक्ट्स जो है अपने पैरों में पोलिनिया को फंसा के लेके चले जाते हैं। उनके पैरों में एरोलियम पाया जाता है, एरोलियम से फंसा लेते हैं, या उसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं पोलन बास्केट। और ये पोलन बास्केट के ही चलते पोलन ग्रेन पर स्कल्पचर रहता है, जिससे वो बास्केट पे फिट कर जाए। एनीवे, तो कैलेट्रोपिस प्रोसेरा में क्या होता है? एनाटॉमिकल बैरियर है एंथर और स्टिग्मा के बीच। तो इससे क्या होगा कि एक फ्लावर के एंथर से एक ही फ्लावर की स्टिग्मा को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक फ्लावर के स्टिग्मा से दूसरे फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को सेटिस्फाइड किया जा सकता है। अब सेल्फ स्टेरिलिटी, कि पोलन डज नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेल्फ फ्लावर। ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है या कुछ केमिकल है जो ऐसा नहीं करने देते, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल मालवा। अब तीसरा, अगला प्रोटो एंड्री, यानी
बाइसेक्सुअल फ्लावर में, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में पहले एंथर मैच्योर हो और पोलन ग्रेन सेट कर जाए, और जिस समय पोलन ग्रेन झड़े उस समय उसकी ओवरी या पिस्टिल जो है वो मैच्योर नहीं रहे, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटोएंड्री। एग्जाम्पल क्या है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज, अड़हुल का फूल। प्रोटोगाइनी, यह उल्टा बात है कि पिस्टिल मैच्योर बिफोर द एंथर, एरिस्टोलोकिया। अब एक बात, सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी, ये जेनेटिकल फेनोमेना है, फिर जेनेटिक्स में इस पर बात करेंगे कि दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलन from the same flower or other flower of the same plant, from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil। अब इस S जीन है, ये कंट्रोल होता है S जीन के द्वारा। तो S जीन के बहुत प्रजाति है, S1, S2, S3, S4। तो अगर पिस्टिल में S1 है और पोलन पर S1 है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर पिस्टिल में S1 है तो पोलन S2 आना चाहिए, S3 आना चाहिए, S4 आना चाहिए। आइए मैं बताता हूं, दिखाता हूं उस बात को। देखिए, आउटब्रीडिंग डिवाइस, सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी। अब ये देखिए यहां पर सारे क्या है, एस्टिग्मा बने हुए हैं। अब इसमें क्या है, S1 और S2 एस्टिग्मा में जीन है, और यहां आ गया S3 और S4 पोलन में, तो जर्मिनेट कर रहा है। लेकिन अगर S1 S2 है तो देखिए S1 आया तो नहीं जर्मिनेट किया, S3 जर्मिनेट कर रहा है। अगर S1 S2 आ गया पोलन में, नहीं किया, सिंपल बात है। आइए, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी को हम लोग सम्मिलित रूप से डाइकोगैमी कहते हैं, कि यह भी टर्म है इसलिए बता दिया हूं कि फ्लावर कैन नॉट सेव पोलन और रिसीव इट एट द सेम टाइम, तो यह डाइकोगैमी। होमोगैमी कि फ्लावर कैन सेट पोलन और रिसीव इट एट द सेम टाइम। अब होमोगैमी माने जिसमें क्या होगा, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक समय मैच्योर होंगे। ये दो तरह के, क्लिस्टोगैमस या क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी। देखिए ये फ्लावर ही दो तरह के होते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है? दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर which do not open at all even in maturity। एग्जाम्पल आप बताएंगे, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये नहीं कि मैं एग्जाम्पल बोलूं। और इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेटेड बनने, कैमेलिना सेल्फ पॉलिनेटेड बनने। लेकिन चेस्मोगैमस दिस ओपन एट मैच्योरिटी एंड एक्सपोज द एस्टिग्मा एंड स्टामेन, तो इसको कहेंगे चेस्मोगैमस फ्लावर। दे मे बी क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ, इसमें दोनों तरह से हो सकते हैं, क्रॉस भी होगा सेल्फ भी होगा। चेस्मोगैमी, चेस्मोगैमी में जेनोगैमी माने एलोगैमी क्रॉस और ऑटोगैमी दोनों होगा। अब अगर आप लोगों ने अगर इतनी बातें हमसे पॉलिनेशन में जाना, तो यह बात तो जानना जरूरी होगा कि पोलन और पिस्टिल में और क्या क्या संवाद होते हैं, कि पोलन ग्रेन जब पिस्टिल के एस्टिग्मा पर पहुंचता है तो वो कौन सारे फैक्टर हैं कि एस्टिग्मा पर उसको जर्मिनेट होने देते हैं या जर्मिनेट नहीं होने देते, जेनेटिकल नहीं फिजियोलॉजिकल। और इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, बायोमोलिकुलर टॉपिक है, लेकिन आपकी किताब में थोड़ी सी बात दी गई है इसलिए मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा यहां। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ compactable pollen, it is the interaction between chemical components of pollen and those of stigma। बात समझे हमने बताया नहीं। germination of pollen and development of male gametophyte, कहां? on the stigma। पहला, compactable pollen start the germination stimulated by certain secretion of stigma, कहे chemical। intine grow out through one of the germ pore, मालूम है आपको? कंटेंट ऑफ पोलन मूव इनटू द ट्यूब, पोलन ट्यूब। कंटेंट क्या है? वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल या टू मेल गामेट। अब पोलन ग्रेन का
जर्मिनेशन स्टिग्मा पर होता है, इस बात को कहते हैं एक्स सिटू जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। सीक्वेंस में बता दिया है कि पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के द्वारा क्या हुआ, पोलन ग्रेन आकर के गिरा कहां, लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा पर, तो पोलन एडहेशन हुआ, पोलन एडहेशन के बाद पोलन हाइड्रेशन हुआ, वाटर एब्जॉर्ब किया, पोलन जर्मिनेशन हुआ, पोलन जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब की एंट्री इन द स्टिग्मा, और उसके बाद क्या हुआ, पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द स्टाइल, एंड फाइनली पोलन ट्यूब एंट्री इन द ओव्यूल। अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन देखिए कि आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन गेट डिपोजिट ऑन स्टिग्मा, इट इज द टू सेल्ड हैविंग द लार्जर ट्यूब सेल एंड ए स्मॉलर generative shell. The sugary secretion produced on the stigma stimulate the germination of the pollen grain. The inner covering intine produce the pollen tube. We come out through the germ pore. The tube nucleus enter in the pollen tube first, followed by generative nucleus. वही बात लिख रहा हूं जो अभी बताया हमने। अब इस GIF को देखिए और खूब ध्यान से देखिए, आपकी सारी बात आ गया। पोलन ग्रेन 2 सेल का है, देखिए ट्यूब बनना शुरू हुआ, एक ट्यूब न्यूक्लियस आगे चला गया, देखा आपने, यह है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की पूरी कहानी। अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पर अभी बहुत सारी बात हम लोग समझ नहीं पाए हैं, उसके रिसर्च गोइंग ऑन है, लेकिन जो सिंपल बात है, फिजियोलॉजिकल इवेंट है, उसको हमने कोट किया यहां। अब ये नेचुरल पॉलिनेशन के अलावा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की कमांड या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा यह पॉलिनेशन ही है, लेकिन मैनमेड है। जितने भी लैबोरेटरी में नए तरह के धान, गेहूं या फसलों का निर्माण होता है, बहुत सारी नई नई वैरायटी सब्जियों के निकाले जाते हैं, तो वहां भी तो रिप्रोडक्शन कराना होता है ना। तो वहां रिप्रोडक्शन कराने के लिए जब आपके साइंटिस्ट काम करते हैं तो वो पॉलिनेटर के भरोसे नहीं रहेंगे, पॉलिनेटर तो कुछ भी करा देगा, लेकिन वो किस पोलन को चाहते हैं, डिजायर पोलन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसके लिए टेक्निक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और छोटी टॉपिक है, इस पर फिर भी बात होगी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जस्ट रिप्रोडक्शन के बाद जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं और जेनेटिक्स में यही सारी बातें होगी। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो टॉपिक है या 2 पार्ट है इसके। पहला इमेस्कुलेशन और दूसरा बैगिंग एंड टैगिंग। इमेस्कुलेशन कैसे हो रहा है, देखिए एक बाइसेक्सुअल पेरेंट, 2 फ्लावर हमने लिया है, दोनों बाइसेक्सुअल हैं और मस्टर्ड के ये मटर के फ्लावर हैं, देख रहे होंगे। तो इसमें एक देखिए, इसको फीमेल पेरेंट हमने माना है, तो फीमेल पेरेंट मानने के लिए ये तो है बाइसेक्सुअल, लेकिन कैसे, ये कैंची लगा करके हम इसके स्टामिन को काट दे रहे हैं, तो केवल बच गया क्या, पिस्टिल। तो पिस्टिल हो गया तो ये यूनिसेक्सुअल हो गया, तो ये ऑलरेडी फीमेल फ्लावर हो गया। अब क्या है, यही लिखता हूं कि रिमूवल ऑफ एंथर, तो वो जब स्टामिन काटेंगे तो एंथर ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा, और इसे ही कहते हैं इमेस्कुलेशन। अब दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अब इसके पोलन को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करके इसके पिस्टिल पर रब करेंगे, डस्टिंग करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन। तो ये भी पॉलिनेशन का काम हुआ, लेकिन अब ये हम करा रहे हैं ना, मैनमेड हो रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं डस्टिंग। और इस प्रकार जब इस पर कर दिए तो ये हो गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, बैगिंग एंड टैगिंग। Emasculated flower is covered with the help of bag and made by butter paper to avoid interference of the other pollen, क्योंकि दूसरा पोलन अगर बैग नहीं लगाइएगा कोई दूसरा पोलन आ जाएगा, and this process is called bagging. The attachment of the tag to remind date of emasculation, plant name etc. is done, which is called tagging. देखिए ये लोग कर रहे हैं, ये स्टूडेंट है, ये उनके टीचर हैं, इनको ये सिखा रहे हैं, और देखिए यहां पर बैगिंग हुआ है और टैग भी ये लोग लगाएंगे, टैग भी नीचे लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बातें आज की समझी कि क्या बातें हैं, और आज की टॉपिक बहुत बड़ी टॉपिक नहीं थी, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं सकता था, तो फिर आप लोग कहते कि नहीं सर जल्दी जल्दी आगे निकल गए। अब आज की तो बातें मेरी खत्म हुई,
अब हम लोग आ कहां रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसकी अगली इवेंट डबल फर्टिलाइजेशन। खैर मैं अपनी बातें यहीं से खत्म कर रहा हूं। अच्छा भाई, चलते चलते एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, कहूं या नहीं कहूं? सब लोग कह रहा होगे कहिए। ये मेरा कहना है कि सब लोग यह बात लिखता है, व्हाट्सएप पर लिख रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, मार्वेलस वीडियो बहुत बढ़िया बना रहे हैं सर, बहुत अच्छा है, लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को फायदा पहुंच रहा है कि नहीं लॉकडाउन में, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। क्योंकि क्लास में तो मैंने आप लोगों को देखा है कि आप लोग कितना काम करते हैं। तो भाई पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, और कुछ ही दिनों में, जैसे बहुत बच्चों का ये बात होगा कि सर मेरे प्रश्न का एक लाइन में व्हाट्सएप पर जवाब दे देते हैं, नहीं, मैं एक नया शेड्यूल लेके आ रहा हूं कि हर एक चैप्टर के बाद मैं एक डाउट क्लियरेंस वीडियो बनाऊंगा। जितने बच्चे सवाल पूछे रहेंगे व्हाट्सएप पर, सबका नाम ले लेके सबके प्रश्नों को अलग से मैं डील करते हुए चला जाऊंगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक नया क्वेरी था कि क्या सर प्लांट ग्रोथ भूल गए हैं क्या? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भूला नहीं हूं। बहुत लोगों ने कहा कि 12 जल्दी शुरू करिए, जल्दी शुरू करिए सर, तो 12 शुरू कर दिया, और बीच में मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी दे रहा हूं। आप लोगों का मतलब सहयोग मिल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना आप लोग मतलब सहयोग करेंगे, इतनी सारी बातें लिखेंगे। देखिए मैं प्रयास कर रहा हूं, और हमेशा क्वेश्चन पूछना नहीं भूलिए। बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि आपने व्हाट्सएप अभी किया तो मैं थोड़ा देर 2 घंटा बाद जवाब दूं, लेकिन मैं देता जरूर रहूंगा। और अगर किसी के प्रश्न पर अगर नहीं ध्यान गया तो भाई आप लोग एक बार और पूछ दीजिएगा। आप लोग जानबे करते थे नहीं, मोबाइल वगैरह कम चलाते हैं हम, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें और बेटर से बेटर काम को करें। और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की अगली कड़ी में हम लोग आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू फॉर टुडे।